विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात झारखंड से आई हैरान करने वाली खबर की। धनबाद में चूहों पर 800 बोतल शराब पीने का आरोप लगा है। जी आपने सही सुना, शराब की बोतलें गायब है, सील टूटी हुई है, स्टॉक कम है। और जब जवाब मांगा गया तो ठीकरा फोड़ दिया गया चूहों पर। शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि चूहे पूरी की पूरी बोतल गटक गए और अब प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि कार्रवाई किस पर करे, चूहे पर या इंसान पर। लेकिन ये उस सिस्टम की सच्चाई है जहां चूहों को ढाल बनाकर घोटाले छिपाए जा रहे हैं। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने से पहले कैसे यह खुलासा हुआ है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर छांगुर के मिशन गजवाए हिंद से जुड़ी है। छांगुर का एक एजेंडा ही था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। कमजोरों को निशाना बनाता था, गरीबों को बहलाता था, रुपयों का लालच देता था, इस्लाम की खूबियों की चाशनी में ब्रेन वॉश करता था और जो ना माने उनके लिए जबरन मांस, ब्लैकमेल, धर्मांतरण का रास्ता तैयार रहता था। और अब खुलासा हो रहा है उस अकूत दौलत का भी जो छांगुर ने मजहबी कारोबार से खड़ी की। विदेशों तक फैली दौलत, ट्रस्ट की आड़ में फंडिंग, आदिवासियों की जमीन हड़पने का खेल और करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट, सब कुछ अब सामने आ रहा है। और सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आया, किसके इशारे पर आया और कहां खर्च हुआ, और क्या अब इस केस में ईडी की भी एंट्री होगी, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर पटना से जबलपुर तक जिहाद के पैटर्न की। एक तरफ बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे एक बाप को गोली से उड़ा दिया गया और दूसरी तरफ पहचान छुपाकर जिम में घुसा एक ट्रेनर हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है। दो शहर, दो केसेस, लेकिन एक ही पैटर्न। जिहाद का अलग अलग वर्जन, ये अलग अलग आपराधिक घटनाएं हैं, लेकिन कैसे कहीं पहचान बदलकर तो कहीं भरोसा तोड़कर और धर्म को मोहरा बनाकर समाज की जड़ों को खोखला करने की साजिश चल रही है, बताएंगे आपको। बात रील के रोग और उत्तराखंड सरकार की धार्मिक ज्ञान की वाली पहल की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात शराब स्टॉक में हुए घोटाले की, जिसको लेकर चूहों पर आरोप लगा दिया गया है। देखिए, झारखंड के धनबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सरकारी शराब दुकानों से 800 बोतल विदेशी शराब गायब होने का आरोप चूहों पर लगा दिया गया। दुकान संचालकों ने दावा किया कि नशेड़ी चूहों ने बोतलों के ढक्कन चबाकर शराब पी ली। ये घटना तब सामने आई जब नई शराब नीति लागू होने से पहले स्टॉक की जांच की जा रही थी, वेरीफाई। जब मैक्स प्रोटीन बार है तो हेल्थ से चीटिंग क्यों करते हो ब्रदर? High protein, tasty and filling, natural ingredients. प्रोटीन स्नैकिंग मतलब नो चीटिंग। तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये बोतलों की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें कुछ बोतलों के ढक्कन खुले हुए हैं, कुछ के कैप्स गायब हैं, कुछ में थोड़ी शराब है और ये शराब की बोतलें खाली। इन्हीं बोतलों को लेकर कहा जा रहा है कि इन बोतलों से दरअसल किसी इंसान ने नहीं, चूहों ने शराब गटक ली है। पूरी खबर जरा डिटेल में अब आपको बताते हैं। धनबाद में शराब घोटाले का खुलासा हुआ है। शराब की कुल 802 बोतलें खाली मिली हैं। इन बोतलों के ढक्कन खुले हुए पाए गए। कई बोतलों में थोड़ी बहुत शराब भी बची थी और जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। व्यापारियों ने कहा कि चूहों ने ढक्कन कुतरे, चूहों पर शराब पीने का आरोप लगाया। ऑफिसर्स ने ये बेतुकी दलीलें नहीं मानी। व्यापारियों को इसकी भरपाई का आदेश दे दिया है। सहायक उत्पाद आयुक्त धनबाद के क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनको जब ये पूरा मामला पता चला तो उन्होंने कहा कि ये कोरी दलीलें, हमें तो पैसे चाहिए, भरपाई चाहिए। सुनिए जरा। मन से लेवल होता है, जो भी बिकने वाला है वो सारा जाएगा। सही तरीका से मिला ग्रुप को, जो ऑडिटर का ग्रुप है, ये एक्साइज विभाग का है, बड़े मजिस्ट्रेट हैं, है ना, उनके समझ लिया गया है। जो सही है उसी को हम लेंगे और बाद बाकी जो भी अगर टूटा फूटा है सब जिम्मेदारी आपकी कंपनी।
तो ये खुलासे हुए कैसे? देखिए बहुत सारे सवाल है इसके पीछे कि आखिर ये खुलासा हुआ कैसे, क्योंकि अमूमन तो इस तरह की जांच होती नहीं है, लेकिन खुलासा कैसे हुआ चलिए आपको बता देते हैं। पूरी जानकारी सामने कैसे आई। दरअसल झारखंड में नई शराब नीति की तैयारी है। 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होगी और इसीलिए शराब स्टॉक की जांच हो रही है। नई शराब नीति से प्राइवेट शॉप्स खुलेंगे और निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री होगी। नई शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी। इस पर बम्पर राजस्व कमाई की उम्मीद है, लेकिन कमाई से पहले ही पता चल रहा है कि जो स्टॉक मेंटेन किया गया था उसमें ही गड़बड़ झाला किया जा रहा है। ये नई जानकारी सामने आई, लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चूहों पर इस तरह का आरोप मढ़ा गया हो। झारखंड में पहले भी हो चुका है। आपको जरा बताते हैं पहले कब हुआ है। पहले भी ऐसे बहाने बनाए गए हैं जब गड़बड़ झाला किया गया। धनबाद में चूहों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। 10 किलो भांग खाने का आरोप लगा था इससे पहले, 9 किलो गांजा खाने का आरोप लगा था और 14 दिसंबर 2018 को पुलिस की कार्रवाई इसमें हुई। पुलिस ने 10 किलो भांग, 9 किलो गांजा जब्त किया था। उस वक्त शंभू प्रसाद और उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जब्त सामान पेश करने को कहा था और इसके बाद पुलिस ने हैरान करने वाली दलील दी थी। पुलिस ने कहा था कि गांजा और भांग चूहे खा गए। पुलिस ने कोर्ट में बकायदा इसकी रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है धनबाद से, झारखंड से, जहां पर ये खुलासा हुआ है। ये मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो समझ जरूर आता है कि अंदर खाने खेल चल रहा है, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जो जानवर हैं उन पर, इस तरह से चूहे पर जो बोल के अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकते। रिपोर्ट देखिए। क्या धनबाद के चूहे शराबी हो गए? क्या चूहों ने 800 बोतल शराब गटक ली? आखिर चूहे शराब तक पहुंचे कैसे? धनबाद वैसे तो गुंडागर्दी और माफियागिरी के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन अब वहां के चूहे भी बदनाम हो गए। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने से पहले चूहों पर 800 बोतल शराब पीने का आरोप लगा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में चूहों ने ही शराब पी है या फिर शराब माफिया जानबूझकर प्रशासन को भटकाने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपना रहे हैं। धनबाद की इन तस्वीरों को देख लीजिए। शराब की बोतलें खुली हुई हैं, कई बोतलों से शराब गायब है तो कई बोतलों में थोड़ी बहुत शराब बची है। सहायक उत्पाद आयोग की टीम जब इन बोतलों की जांच के लिए पहुंची तो शराब व्यापारियों ने बोतल खुलने और शराब गायब होने का जिम्मा चूहों पर मढ़ दिया। अब आप भी सोचिए, क्या चूहे शराब भी पीते हैं? क्या जो शराब व्यापारी चूहों पर आरोप मढ़ रहे हैं उन्हें जरा भी अंदाजा था कि वो कैसा आरोप लगा रहे हैं? धनबाद के शराब कारोबारी चाहे जितने भी बेतुकी दलीलें दे लें, लेकिन इन दलीलों को अधिकारियों के सामने साबित करना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि धनबाद के ऑफिसर्स ने इन 800 बोतलों की भरपाई शराब कारोबारियों से ही कराने का आदेश दे दिया है। अब सवाल यह है कि नई शराब नीति लागू होने से पहले ही ऐसे बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं तो आगे ये व्यापारी क्या कुछ धांधली करेंगे? झारखंड के धनबाद में चूहों पर यह अजीबोगरीब आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी धनबाद के चूहे बदनाम हो चुके हैं। इस समय चूहों पर शराब पीने का आरोप लगा है। पहले 9 किलो गांजा और 10 किलो भांग खाने का आरोप लग चुका है, वो भी धनबाद की कोर्ट में। पुलिस ने बकायदा कोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी फाइल की। अब सवाल यह है कि क्या धनबाद के चूहे नशेड़ी हैं या चूहों की आड़ में सिस्टम धांधली कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब क्या धांधली हुई है इसका खुलासा समय रहते हो जाएगा, क्योंकि जांच हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भरपाई तो की जाएगी चाहे कितनी भी कहानियां चूहों वाली बना ली जाए। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात करते हैं छांगुर के गजवाए हिंद प्लान की। नया खुलासा क्या हुआ, नई जानकारी क्या सामने आई है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। छांगुर एक चेहरा जो समाज सेवक की आड़ में सनातन पर हमला कर रहा था। उसने एक किला खड़ा किया जहां धर्मांतरण की फैक्ट्री खड़ी करने के सपने देख रहा था और एक नेटवर्क के तहत धीरे धीरे अपना जाल फैला रहा था। अब उसकी मिल्कियत का पूरा हिसाब हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर शारजाह यानी यूएई में भी उसकी संपत्ति का खुलासा हो रहा है। और अब जब छांगुर सलाखों के पीछे है तो एक एक डिटेल खंगाली जा रही है। तो वहीं योगी सरकार की अगली लड़ाई उन मुखौटों से भी है जो उसके लिए वर्दी और कुर्सी में बैठकर गद्दारी कर रहे थे, उनका भी हिसाब हो रहा है। पूरी डिटेल में खबर आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे पहले छांगुर बाबा खुद जब पेशी के दौरान मेडिकल के लिए ले जाया गया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो हो रहा है ये क्यों चल रहा था, इस पर कैसे खुद को बेकसूर बताया है, पहली जो जब एक तरह से गवाही सामने आई है, सुनिए जरा। आरोप लगे हुए हैं
हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए, आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए, आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए। तो सुना आपने छांगुर बाबा तो ये कह रहा है कि हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते, और हर अपराधी जब पकड़ा जाता है तो इसी तरह की दलीलें देता है, तो उससे कुछ इतर नहीं कह रहे हैं छांगुर बाबा। जरा अब आपको बता देते हैं कैसे मिल्कियत का खुलासा हुआ है, और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में 41 बार जो विदेश जाने की जानकारी सामने आई थी उससे जुड़ा अपडेट अब हमें मिल गया। आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या है, छांगुर बाबा के विदेशों में भी बैंक अकाउंट अब तक मिल गए। अब तक 5 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है। शारजाह, दुबई और यूएई में बैंक अकाउंट है। अकाउंट में लेन देन की ईडी डिटेल्स अब खंगाल रही है। छांगुर की पुणे और मुंबई में भी करोड़ों की संपत्ति पता चली है। तो सोचिए, बलरामपुर में रहकर पुणे, मुंबई, यूएई सब जगह संपत्ति थी। पुणे के मावल तहसील में जमीन का इसने सौदा किया था और आदिवासियों से 16 करोड़ की जमीन का इसने सौदा किया। उस 16 करोड़ की जमीन की कीमत अब 200 करोड़ पहुंच चुकी है। प्रॉफिट का आधा हिस्सा छांगुर और नवीन रोहरा का था। नवीन याद है ना आपको, नसरीन उर्फ नीतू का पति, यानी जमालुद्दीन जिसका धर्मांतरण के बाद नाम हुआ था, और आधे हिस्से में मोहम्मद अहमद खान जो मैनेजर था छांगुर का। और इसके अलावा 3 आदिवासी 300 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां इसने जुटाई है। यह खुलासा हो चुका है। पुणे में 3 फ्लैट्स हैं, एक ट्रस्ट है, 40 खातों में 106 करोड़ रुपए हैं, 18 खातों में 3 महीने में 68 करोड़ का इसने लेन देन किया है, और खाते में 68 करोड़ में 7 करोड़ विदेशी चंदा भी आया है। ये पूरा खुलासा जो हुआ है बता रहा है कि कैसे पैसे पर पैसे ये बना रहा था। और अब आपको जरा वो एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं जिससे ये पता चला है कि सिर्फ धर्मांतरण का खेल नहीं था, आतंकी साजिश भी थी। ये देखिए, ये आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं, और इस एफआईआर की कॉपी में अलग अलग चीजें मेंशन है। आतंकी संगठन कैंप ये चलाता था, धर्मांतरण कराता था हिंदू से मुसलमान का, ब्रेन वॉश का पूरा खेल खेलता था। ये सारी जानकारियां इस एफआईआर की कॉपी से सामने आई, और ये पुरानी एफआईआर है, आप ये भी समझिए, यानी पहले से पूरा खेल चल रहा था। तो आतंक को कैसे बढ़ावा दे रहा था, यह खुलासा हो गया। हिंदुवादी नेता गोपाल राय ने बड़ा दावा किया है, छांगुर देश में आतंकी षड्यंत्र रच रहा था, छांगुर आतंकियों की फौज तैयार कर रहा था, और छांगुर का करीबी मोहम्मद अहमद आतंकी कैंप चलाता था। पुणे में मोहम्मद अहमद के ठिकानों पर आतंकी कैंप रहे हैं, यह भी खुलासा हुआ है। छांगुर अपनी बिल्डिंग में भी आतंकी कैंप बना रहा था। ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई। और आप सोचिए, छांगुर का मिशन सिर्फ इतना ही नहीं था, वो आतंकी कैंप चला रहा था, यह खुलासा हुआ। इसके अलावा दूसरा खुलासा तो और चौंकाने वाला, हमने आपको पहले बताया है कि कैसे बलरामपुर में वो जिस कोठी में रहता था उसे इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता था, लेकिन उससे आगे का प्लान गजवाए हिंद था छांगुर का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको देते हैं। दरअसल जलालुद्दीन मिशन गजवाए हिंद पर पूरी तरह से काम कर रहा था। भारत को इस्लामिक राष्ट्र ये बनाना चाहता था, ऐसा देश चाहता था जहां सिर्फ इस्लाम हो। समझ रहे हैं आप, सिर्फ इस्लाम। कमजोर परेशान गरीबों को ये निशाना बनाता और इस्लाम की खूबी बताकर ब्रेन वॉश किया करता था। रुपयों का लालच, जबरदस्ती भी करता था। कई बार अपनी कोठी पर गाय का मांस खिलाता था, मांस खिलाकर वीडियो बनाता था, ब्लैकमेल करता था, और ब्लैकमेल करके लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता था। अपने किसी मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करवा देता था और उनको इस जाल में फंसा देता था। ये पूरा खेल छांगुर अपने दम पर खेल रहा था, और इसी को लेकर देखिए जो पीड़िता है, जो बता रही है, अपनी आप बीती बता रही है कि कैसे ये पूरा खेल छांगुर चला रहा था। उन्हें सुनिए। वो लोग उनसे छांगुर पीर से रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर से बातें करते थे कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे वो लोग। तो जलालुद्दीन का जो मिशन गजवाए हिंद था उस पर खुलासा अब हो गया है। सोचिए, एक कोठी का पता चलता है, कुछ घर वापसी का पता चलता है, और उससे लिंक जुड़ते जुड़ते कहां बात पहुंच जाती है। हमारे सहयोगी वैभव की इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
अब तक की पूछताछ और एटीएस सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जिस मिशन पर था उस मिशन का नाम था गजवाए हिंद, और उसके इस गजवाए हिंद मिशन में नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन लगातार इस मिशन को लीड कर रहे थे। वही जिस तरह से पूरा खुलासा हुआ उसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें भी सुनिए। छांगुर मियां जेल में है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इस छांगुर मियां के नेटवर्क में जितने लोग जुड़े होंगे सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर हिसाब किताब वाली डायरी भी मिल गई और कहा जा रहा है कि इसी डायरी में सब कुछ लिखा है, यानी कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, कहां-कहां से पैसे आए, पूरा हिसाब किताब और क्या-क्या है चलिए आपको बताते हैं फटाफट, क्योंकि डायरी मिल चुकी है। काला चिट्ठा इस डायरी में है। आपको बताएं काली डायरी में पूरा काला चिट्ठा धर्मांतरण से जुड़ा मिलने की बात कही जा रही है। धर्मांतरण कराए गए नामों की पूरी सूची इसमें शामिल है। सारी लड़कियों की पूरी डिटेल अब मिल गई है। संभावित टारगेट लड़कियों की भी लिस्ट थी, यानी पूरे टारगेट की लिस्ट तैयार होती थी, उसमें संभावित की भी अब लिस्ट मिल चुकी है। धर्मांतरण के बाद रुपयों का पेमेंट का भी हिसाब है। धर्मांतरण नेक्सस का भी पूरा हिसाब किताब इस काली डायरी में है। धर्मांतरण गैंग के सदस्यों की पूरी जानकारी अब सामने आ रही है। रुपए के लेन देन, बेनामी संपत्तियों का हिसाब, हवाला और विदेशी फंडिंग का लेखा जोखा सब कुछ लिखा है। धमकी, रंगदारी, घूस, कब्जे की पूरी डिटेल्स इस काली डायरी में है और ऐसे में जांच का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि अब उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में अगर इतने दिनों से छांगुर अपने रसूख, अपना पैसा सब कुछ इस्तेमाल करके कुछ सुपारी अधिकारी बैठाकर, अफसर बैठाकर अपना काम कर रहा था, तो वो कौन थे, उनकी पहचान कैसे हो रही है, क्या क्या नाम सामने आए, सूत्रों के हवाले से अब बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए करने जा रहे हैं। बलरामपुर में सालों से पनप रहा धर्मांतरण का जाल अब पूरी तरह उजागर हो चुका है। इसका सूत्रधार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अब सलाखों के पीछे है और उसका अवैध रूप से खड़ा किया गया आलीशान साम्राज्य जमींदोज कर दिया गया है। करोड़ों की लागत से बना उसका किला अब मिट्टी में मिल चुका है और अब योगी सरकार की नजरें उन चेहरों पर हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे, यानी सरकारी सिस्टम के अंदर बैठे उन ऑफिसर्स पर जिनकी नाक के नीचे छांगुर का पूरा जिहादी नेटवर्क फलता फूलता रहा। अब सरकार जानकारियां खंगाल रही है और सवाल पूछ रही है कि इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा। सरकारी सिस्टम में छिपे वो चेहरे अब बेनकाब किए जा रहे हैं जो छांगुर के जिहादी एजेंडे को हवा दे रहे थे। बलरामपुर और उत्तरौला में बीते कई वर्षों से तैनात ऑफिसर्स की फाइलें खंगाली जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अरबों की संपत्ति जमा कर चुके छांगुर ने रिश्वत और रसूख के दम पर कई ऑफिसर्स को अपनी जेब में कर लिया था। इन ऑफिसर्स की मदद से छांगुर ने न सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया, बल्कि जो पीड़ित उसके खिलाफ खड़े हुए उन्हें झूठे मुकदमे, धमकियों और सत्ता की ताकत से कुचल डाला। एटीएस से अब तक की पूछताछ में तमाम खुलासों के बीच एक खुलासा यह भी हुआ है कि उसे लोकल स्तर पर अधिकारियों का सहयोग मिलता था। इन अधिकारियों में एक एडीएम, 2 सर्कल ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर का भी नाम शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि कई तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी जलालुद्दीन को उसके इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में शह देते थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बीते 8 साल से कड़े फैसले के लिए जानी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा और धर्मांतरण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख हमेशा साफ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लखनऊ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर छांगुर जैसा शातिर अपराधी इतने सालों तक सत्ता की आंखों में धूल कैसे झोंकता रहा। यही वजह है मुख्यमंत्री योगी खुले मन से पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बना वो बचेगा नहीं। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। सूत्र बताते हैं कि छांगुर के पास पैसा था, रसूख था और उसके पास थे सिस्टम में बैठे अपने सुपारी ऑफिसर।
जो उसके इशारे पर कानून को लाचार बना देते थे। अब छांगुर के साम्राज्य का हर पत्थर, हर दस्तावेज और हर मददगार की फाइल खोली जा रही है। अब जब उसका पूरा नेटवर्क धीरे धीरे सामने आ रहा है तो तय है कि हर गुनहगार तक कानून का हाथ जरूर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब तो सूत्रों के वाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि ईडी जांच के यहाँ पर बात हो रही है छांगुर से जुड़ी, क्योंकि इतनी अकूत संपत्ति पता चल चुकी है यहाँ से लेकर यूएई तक। ऐसे में उस पहलू पर भी जांच हो रही है। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली खबर की बात कर रहे हैं। लव जिहाद या ये कहें जिन जिहाद, अलग अलग वर्जन जिहाद के सामने आते रहे। एक और जो खबर सामने आई आपको बताने जा रहे हैं। लव जिहाद की आड़ में एक खौफनाक वारदात सामने आई। इस बार निशाना बना एक वकील जो अपनी बेटी को एक शादीशुदा लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटी का बॉयफ्रेंड शोएब, उसने प्रेमिका के पिता को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। ऐसे ही जिहाद की खबर एमपी से भी आई है, जहां जबलपुर से सामने आई है। जिम में जिहाद की नई प्रयोगशाला चलाई जा रही थी, यह खुलासा हुआ है। खबर अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे जिहाद के अलग अलग वर्जन्स सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, पटना से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पटना में एक पिता को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीर देखिए, वकील जितेंद्र की हत्यारे की ये तस्वीर है। यही वो शख्स है जिसने एक पिता को मौत के घाट उतारा है। ये हत्यारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी मोहम्मद शोएब इसका नाम बताया जा रहा है। ये मोहम्मद शोएब है जिसने पटना में मर्डर किया है, जितेंद्र की हत्या कर दी। वकील थे जो। पूरी खबर क्या है चलिए आपको जरा डिटेल दे देते हैं। पटना के वकील जितेंद्र की हत्या पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शोएब को पकड़ा है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। शोएब सहित कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वकील की बेटी का प्रेमी है आरोपी शोएब। शोएब ने वकील की हत्या की साजिश रची। पेशे से एसी मैकेनिक, पहले से शादीशुदा शोएब ने वकील की बेटी से कोर्ट मैरिज की थी और वकील जितेंद्र मेहता को इस पर आपत्ति थी, इसीलिए शोएब ने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। कोर्ट मैरिज की थी, पहले से शादीशुदा था, आपत्ति थी और इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। इसको लेकर पटना के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, कार्तिकेय शर्मा, उनको सुनिए। में जो मृतक हैं उनकी जो बड़ी बेटी है, उनका एक व्यक्ति के साथ, उनका नाम सोनू है, उनके साथ संबंध था और इस संबंध से मृतक को एतराज था। तो ये जो व्यक्ति हैं सोनू, इनके द्वारा इसमें षड्यंत्र रचाया गया कि अगर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी तो उनके इस प्रेम संबंध में किसी कोई रुकावट नहीं आएगी और इसी के लिए पूरी प्लानिंग की गई। तो देखिए पूरा खुलासा हो गया कैसे प्लानिंग शोएब ने की थी। पहले से शादीशुदा था, ऐसे में पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो, लेकिन बेटी भी नहीं सुन रही थी, उसकी बातों में आ गई थी। ऐसे में शख्स ने मौत के घाट पिता को उतार दिया। इसको लेकर बेटी क्या कह रही है, चलिए अब आपको बेटी का वर्जन भी बता देते हैं जो जानकारी हम तक पहुंची है। वकील की बेटी का चौंकाने वाला खुलासा भी अब सामने आ गया है। आरोपी शोएब ने झांसा देकर शादी की। बेटी अब ये मान रही है कि उसे फंसाया गया था। बेटी का दावा है कि शोएब ने अपनी पहचान छिपाई थी, झूठी पहचान बताई थी। सोनू बनकर आरोपी शोएब था, यानी कि नाम शोएब था लेकिन मिला सोनू के तौर पर था। और शोएब ने पहली शादी की बात भी छिपाई थी, यानी ये भी उस लड़की को नहीं पता थी जिसको झांसे में फंसाया। शोएब के पास पहली पत्नी से 2 बच्चे भी थे, ये भी उस बेटी को नहीं पता था। हमें कोर्ट मैरिज के बाद जानकारी मिली। ये वकील की बेटी कह रही है, जिसको वकील बचाना चाहते थे और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। शोएब साथ रहने का दबाव भी बनाता था। बेटी खुद बता रही कि कैसे अपनी बातों में फंसाया था। सुनिए खुद उन्होंने क्या कहा है। जी, प्रेम संबंध था मेरा। कब से था? बहुत साल से था। 2022 में शायद आप लोगों ने कोर्ट मैरिज की। जी सर। शोएब ने अपना नाम आपको क्या बताया था? उसने अपना नाम सोनू दोनों बताया। सोनू बताया? हाँ, ये बात पता नहीं थी मुझे कि वो शादीशुदा और 2 बच्चे हैं उसके। ये बात उसने छिपाई हुई थी? जी, ये बात मुझसे छिपाई गई थी। कोर्ट मैरिज कब आपने की? 2022 में। जी, ये बताइए कि आपको कोर्ट मैरिज के बाद भी पता नहीं चला कि कब पता चला कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चे की माँ? उसके बाद पता चला। देखिए इस पूरे मामले में वकील की हत्या कर दी गई और अब पूरा खुलासा हुआ, आरोपी पकड़ा गया। लेकिन जिहाद का जो ये पैटर्न है उससे अलग दूसरा पैटर्न, दूसरा वर्जन मध्य प्रदेश के जबलपुर में सामने आया। अलग वर्जन कैसे सामने आया और कैसे यहाँ भी जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा था। लव जिहाद नहीं था लेकिन जिम जिहाद था। हुआ क्या है, चलिए आपको तस्वीर के जरिए पूरी खबर अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि खबर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हो क्या रहा है।
धर्मांतरण कराने के लिए क्या क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, इनसे मिलिए, ये जिम ट्रेनर है, इनका नाम अमन खान है। ये भी अपनी पहचान बदलकर जो जिम में वर्जिश करने आते थे, जो फिट होने आते थे, उनको धर्म की ट्रेनिंग देने में लग गए। पेशे से जिम ट्रेनर, लेकिन अंदर से धर्मांतरण का पूरा खेल ये भी चला रहे थे। कैसे जिम जिहाद का ये पूरा खुलासा हुआ है, आपको बताते हैं। जबलपुर में जिम जिहाद की साजिश नाकाम हुई है। जिम ट्रेनर पर पहचान छिपाने का आरोप है। अमन खान की जगह अमन राज अपना नाम रखा था इस शख्स ने। ट्रेनर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप है। ट्रेनर पर धर्मांतरण का लालच देने का आरोप है और जो नहीं मानती थी उसे बैड टच का आरोप है। ट्रेनर पर गाली गलौज, दबाव बनाने का भी आरोप है। जिम की महिला कर्मचारी ने ही इसकी शिकायत की और तब जाकर खुलासा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी ट्रेनर की कि कैसे ये पकड़ा गया है। अब आपको पीड़िता जिसने शिकायत की है और जिस तरह से सदस्य टाइगर फोर्स के जिन्होंने आवाज मुखर की है, दोनों ने क्या कहा है, पहले पीड़िता को सुनिए और उसके टाइगर फोर्स के सदस्य को सुनिए। मैं यहाँ पे साई फिटनेस का वर्क काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया। उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे लड़कियों को ना ट्रेनिंग के तौर पे उन्हें बैड टच किया जाता था और कोई महिला वहाँ पे ट्रेनर नहीं है। पहली चीज़ तो कि कोई महिला ट्रेनर हो जो आ रहे हैं उनको बताने के लिए। तो जब वो जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे थे वो बैड टच के तौर पे कर रहे थे। पहले उसने शुरुआत में अपना नाम छुपाया था क्योंकि वो सिर्फ अमन बता रहा था, अमन राज करके। जब अभी बात जब ज़्यादा बढ़ी तब उसने अमन खान अपना पूरा नाम बताया। अब जबकि पूरा मामला सामने आया तो हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिम के बाहर यही वो जिम है जहां पर ये पूरा काम चल रहा था, जिम जिहाद चल रहा था और ऐसे में हिंदू जो संगठन है वो पहुंचे और जिम के बाहर प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया। क्योंकि ये तो हैरान करने वाली बात है, यहाँ फिटनेस के लिए लोग जाते हैं, यहाँ पर अलग ही तरह का ज्ञान दिया जा रहा था। जबलपुर की तस्वीर आपको बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर। दूसरी तस्वीर दिखाइए, देखिए जिम के अंदर भी प्रदर्शन हुआ है। जिम के अंदर भी प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी जिम के बाहर और अंदर दोनों ही तरफ विरोध दर्ज कराया गया है कि आखिर इस तरह से सरप्राइज। वाओ, किंडर जॉय, बैटमैन, लेट्स गो बैटमैन। अब बैट व्हील्स के टॉय सरप्राइजेस हर किंडर जॉय में। प्रदर्शन हुआ तब हमारे सहयोगी सत्य विजय वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और ये जो आप जिम देख रहे हैं साई फिटनेस सेंटर, इस जिम में एक ट्रेनर जो है वो अमन खान था, लेकिन अमन राज बनकर वो यहाँ पर लड़कियों के साथ बैड टच करता था, लड़कियों से बुरा व्यवहार करता था, गाली गलौज करता था। इसी के चलते एक पीड़िता ने शिकायत की और शिकायत के बाद आरोपी जो जिम ट्रेनर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल देखिए हिंदू टाइगर फोर्स जो है उसके तमाम जो लोग हैं वो जिम के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार है और धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही है उसे रोकना चाहिए। इसको लेकर पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है उन्हें भी सुनिए। उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अच्छा, ये जो आरोपी है क्या जिम में बच्चियों को लड़कियों को अपना नाम अमन राज बताता था? नहीं, एक पहला नाम तो उसने अमन रखा हुआ था, फिर बाकी अमन खान करके उसको वैसे सभी जानते थे। अच्छा, वहाँ के सर सीसीटीवी फुटेज आपने रिकवर की है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है। अब इसका ऑनर अभी नहीं मिल पाया है हमें, तो उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में संकलित किया जाएगा। और चलिए अब ये इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी ट्रेनर पकड़ा गया, उसे पूछताछ हो रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी है। जबलपुर से एक और खबर सामने आई है, अब उस खबर का रुख कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं मस्जिद पर कैसे तकरार छिड़ गई, जान लीजिए। जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद है, उस पर अब सियासी और धार्मिक टकराव खड़ा हो गया है, क्योंकि हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मस्जिद बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर बनाई गई है। उन्होंने इसे हटाने की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हिंदू संगठनों का दावा खारिज कर दिया। अब ये मामला आस्था, इतिहास और दस्तावेजों की जंग कैसे बन चुका है आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत करते हैं, आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं जबलपुर में क्यों यहाँ पर इतना एक तरह से द्वंद्व छिड़ गया है, आपसी टकराव की स्थिति क्यों बन गई है। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए गायत्री मंदिर होने का दावा इसी जामा मस्जिद को लेकर किया जा रहा है। ये तस्वीर जबलपुर मध्य प्रदेश की है
और हिंदू संगठनों का कहना है कि यह बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर जामा मस्जिद बनाई गई है, जबकि मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि यह जामा मस्जिद ही थी और वही है। चलिए पूरी खबर जरा डिटेल में आपको बता देते हैं। जबलपुर की मड़ई जामा मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर की जमीन पर मस्जिद होने का दावा है। हिंदू संगठनों का यह दावा है कि यह बाल गायत्री मंदिर है। मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद की शिकायत की है और मस्जिद हटाने की मांग की है। प्रशासन ने मस्जिद के दावे को सही माना, हिंदू संगठनों का दावा खारिज कर दिया है और इसी को लेकर यहां पर विरोध शुरू हो गया है। सत्यविजय की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जो जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद लाठीचार्ज और वाटर कैनन भी चले। यहाँ पर देखिए जो पूरा विवाद है उसमें चूंकि मामला लंबे समय से जांच में है और इसी दौरान प्रशासन की एक रिपोर्ट आती है, एसडीएम एक रिपोर्ट सौंपते हैं जिसमें कि मड़ई जामा मस्जिद को सही बताया जाता है। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग भड़क जाते हैं, विरोध करते हैं और पुनः जांच की मांग करते हैं। मेरे हाथ में जो आप दस्तावेज देख रहे हैं, इसमें खसरा नंबर 169 जो है वो गायत्री बाल मंदिर के नाम से है और ये जो जामा मस्जिद बनी है ये खसरा नंबर 169 पर ही बनी है और इसी बात को लेकर हिंदू संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन 2019 से ये लड़ाई लड़ रहा है। 2019 से ये लड़ाई लड़ रहा है हिंदू संगठन, जैसा कि मेरी सहयोगी सत्यविजय बता रहे थे। लेकिन आपको कलेक्टर का पोस्ट दिखा देते हैं जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया और इसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कह दी कि ये मस्जिद है, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। पोस्ट लंबी है, क्या लिखा है इस पोस्ट में आपको अब हम जरा पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं कि पोस्ट में क्या लिखा, जिसके बाद हिंदू संगठन नाराज हो गए। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल हुआ क्या कि पोस्ट में जामा मस्जिद विवाद पर कलेक्टर ने विस्तार से लिखा। कलेक्टर ने हिंदू पक्ष का दावा खारिज कर दिया। कलेक्टर ने लिखा कि मस्जिद अपनी जमीन है, मस्जिद की अपनी जमीन है और मस्जिद का निर्माण 1985 में हुआ है। कलेक्टर की तरफ से जब ये बातें कही गई उसके बाद ये भी कहा कि मस्जिद के खिलाफ कोई पक्षकार नहीं आया है। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के दावों को सही माना है और कलेक्टर के पोस्ट के बाद ही हिंदू संगठन भड़क गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, वो सड़कों पर उतर आए। यानी उनकी नाराजगी इस पोस्ट के बाद ही शुरू हुई। इसको लेकर एसडीएम जबलपुर ऋषभ जैन क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनो। बंदोबस्त का जो पुराना रिकॉर्ड हम देखते हैं तो वक्त के नाम पे कुछ जमीन है, कुछ सैफुद्दीन के नाम पे है। कुल मिला के जमीन को लगभग 23 स्क्वायर फुट होती है। वर्तमान में जो कब्जा है वो 3000 स्क्वायर फुट के लगभग है। तो प्रथम दृष्टया तो ये प्रतीत होता है कि पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अभी इस जमीन पर कुछ अतिक्रमण है। अब ये पोस्ट आने के बाद हो हंगामा बढ़ गया। जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं कैसे प्रोटेस्ट हुआ है। ये देखिए कलेक्टर के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और हालात इतने खराब हो गए कि वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। हिंदू संगठनों ने ये विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर के खिलाफ उनमें आक्रोश है। ये देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, तख्ती और तमाम चीजें लेकर पहुंचे हुए हैं और ये प्रदर्शन चल ही रहा था। उसके बाद पुलिस ने कैसे भीड़ को खदेड़ा है ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए लोगों की भीड़ यहाँ जा रही है और इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस की मुस्तैदी यहाँ दिखाई दे रही है। और हिंदू संगठनों ने जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ उसके बाद चेतावनी भी दे दी है। क्या कहा है हिंदू संगठनों ने? आक्रोशित है, क्या चेतावनी दी है जरा आपको बताते हैं। जामा मस्जिद के खिलाफ भड़क गए हैं अब हिंदू संगठन। आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन के दावे से हिंदू संगठन नाराज है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशासन को भी हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है कि न्याय में नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। हिंदू संगठनों ने कार सेवा की भी चेतावनी दी है और ऐसे में पुलिस ने उसके बाद उन्हें खदेड़ दिया। हमारे सहयोगी सत्यविजय वहां मौजूद थे जब ये प्रदर्शन चल रहा था, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप देखिएगा आराम से, इतनी दूर पे ये पूरा हिंदू परिवार है। यहाँ आप जितनी दूर में चलेंगे दरअसल पूरा खेल आप यहाँ समझने की बात है। इनकी वक्फ बोर्ड की भूमि और ये भूमि थी यहाँ से रोड से अंदर। इनको करना था व्यापारिक प्रतिष्ठान और मदरसे चलाने के लिए। अवैध कब्जा करके इन्होंने गायत्री बाल मंदिर की भूमि पर निर्माण कर लिया और निर्माण करने के बाद ये अतिक्रमण करते हुए आपने देखा होगा वहां पे कम से कम 25 फीट की रोड थी, वो रोड आज की डेट में 15 फीट की हो गई। पूरा अतिक्रमण करके रोड बंद किया गया और अतिक्रमण करते करते इतना बढ़ गए कि आज हिंदू समाज को यहाँ पे रहना दुश्वार कर दिया।
अब क्योंकि कलेक्टर ने कह दिया कि ये जामा मस्जिद की जमीन थी, तो जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं जो दस्तावेज रखे गए। ये देखिए, दस्तावेज में जामा मस्जिद के ये दस्तावेज पेश किए गए हैं। हिंदू पक्ष को इससे पहले आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बाल गायत्री मंदिर का ये पूरा प्रांगण था जिसपे ये खड़ा कर लिया गया जामा मस्जिद को, लेकिन ये दस्तावेज पेश किए मुस्लिम पक्ष ने। इसको लेकर सैयद दिलशाद अली जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो क्या दलील दे रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। मंदिर होने का तो प्रमाण ही नहीं है उनके पास कोई भी, और हमारे माननीय अनुविभागीय अधिकारी साहब ने भी ये स्पष्टीकरण दिया था। जांच हुई थी, उसमें भी कहीं कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि यहाँ कभी मंदिर था। आप स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं, कभी यहाँ कोई मंदिर नहीं था। और ये जो गायत्री बाल मंदिर की बात करें, एक्चुअल में वो हो सकता है शाला हो, क्योंकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में वो शाला दर्ज है, लेकिन वो शाला का कोई प्रबंधक आए या उस समिति का कोई व्यक्ति आके केस लगाए या वो अपना स्वामित्व बताए तो समझ में आता है। इस तरह से हिंदू पक्ष को आना कि मंदिर है, मंदिर की भूमि है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये अफवाह है। तो चलिए, अब इस पूरे मामले में देखिए द्वंद्व तो शुरू हो चुका है, जहां मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उन्हीं की जमीन है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर है। वैसे में मामला कहां जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, और ये खबर कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी है, जो अब हम बताने जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। सस्ता इंटरनेट है आजकल, हर हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, और रील्स का शौक हम सभी को है। रील्स देखना आम हो गया है, और ऐसे में अनफिल्टर्ड कंटेंट की बाढ़ सी आ गई है। वायरल होने की सनक कई लोगों के सर पर ऐसी सवार होती है कि वो कुछ भी करने लगते हैं। संभल पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने वाले गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। घटिया और फूहड़ कंटेंट बनाने वाली इन लड़कियों को कैसे कामयाबी का शॉर्टकट लेना भारी पड़ गया है, अब आपको बताने जा रहे हैं। और ये खबर इसलिए भी बताने जा रहे हैं क्योंकि अनफिल्टर्ड कंटेंट इस तरह से फोन पर अवेलेबल है, आपके बच्चे भी देखते हैं, आप खुद भी देखते होंगे। ऐसे में बहुत जरूरत है कि ऐसे लोग जो शोहरत पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, पैसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, उन्हें रोका जाए। और ये कार्रवाई कैसे संभल में हुई है, चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं। यह खबर आपसे जुड़ी है क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले जरा आपको उन वायरल गर्ल्स की तस्वीर दिखा देते हैं जिन्हें रील का रोग था। ये तस्वीर देखिए, ये अश्लील रील्स बनाती थी और इसके जरिए व्यूज कमाने की ये कोशिश किया करती थी। तस्वीरें फुल फ्लेम करिएगा। और गालियां देती थी वायरल होने के लिए। देखिए, वायरल होने के लिए कुछ भी करने को ये राजी थी। गालियां देना, अश्लील कंटेंट बनाना, और ये तो एक नजीर है, एक मामला है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट कहीं ना कहीं वायरल होते हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई हुई है, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये गालीबाज गर्ल्स अरेस्ट हो चुकी है। जरा आपको तस्वीर अगली दिखाते हैं। अरेस्ट होने के बाद आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वही है। देखिए, ये वही दोनों लड़कियां हैं जो रील में कुछ अलग अंदाज में दिख रही थी, और अब पुलिस अरेस्ट में कैसी दिख रही है। आप कंपैरिजन देखिए, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि वही है। देखिए, अब पकड़ी गई, गिरफ्तारी हो चुकी है गालीबाज गर्ल्स की। संभल से पकड़ी गई है, उत्तर प्रदेश से, और अब इनकी तस्वीर कुछ अलग लग रही है। आप खुद देखिए तस्वीरें और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही लड़कियां हैं। चलिए, अब ये तो पकड़ी गई, लेकिन हुआ क्या, ये कर क्या रही थी, पूरी खबर अब आपको जरा डिटेल में बता देते हैं। शोहरत पाने के लिए, पैसा पाने के लिए क्या कर रही थी, अब आप जान लीजिए। खुलासा हो गया है, संभल में अश्लील रील के खिलाफ एक्शन लिया गया है और रील बनाने वाली 3 लड़कियां गिरफ्तार कर ली गई। लड़कियों के साथ एक युवक भी अरेस्ट हुआ है। सभी पर अश्लील रील बनाने का आरोप है। रील में ये लड़कियां गाली भी दिया करती थी, यानी वायरल होने की हर कोशिश किया करती थी। ऐसे रील से 25-25 हजार कमाती थी। अश्लील कंटेंट से पॉपुलर होना ये चाहती थी और इनकी रीच धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोग इनको फॉलो कर रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ अब एक्शन ले लिया है। अब ये पकड़ी गई है। यही अश्लील कंटेंट जो इनके लिए ये सोच रही थी कि पॉपुलैरिटी का रास्ता बनेगा, वही इनके लिए कैसे भारी पड़ा है, ये अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी संभल, क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस को द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया कि कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। इसमें महक को परी 143 नाम की आईडी है। जब पुलिस के द्वारा पता किया गया तो इसमें ये मेहरुल निसा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है, ये चलाया जा रहा है। फैंसी किचन, कॉफी स्टेशन, डाइनिंग, ऑल सॉर्ट एंड क्वालिटी माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट स्टेशन करके वीडियो अपलोड किए जा रहे थे।
तो देखिए, इन पे कार्रवाई करके एक नज़ीर तो सेट कर दी गई है उत्तर प्रदेश के संभल में, और ये भी बता दिया गया है कि अश्लील कंटेंट नहीं चलने वाला। इस तरह से जो ये कर रहे हैं, ये अच्छा माध्यम नहीं है पॉपुलैरिटी का, इससे बचिए। और अगर आप भी रील्स देखते हैं तो इस तरह की रील्स को बिल्कुल प्रमोट मत करिए। और इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी समझा चुके हैं रीलबाजों को, रील की सनक से आगाह कर चुके हैं। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा इसको लेकर। ये फोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त ज़ाय मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते, रील 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से आप साइंटिस्ट नहीं बनते, ना आप स्कूल टीचर बन पाएंगे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे, ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। रील देखने से सिर्फ दिमाग खराब होता है। तो देखिए, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि ना आप इंजीनियर बन पाएंगे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे, बस आपका दिमाग खराब होगा। देखिए, रील बनाना तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा है, आप रील बनाइए, लेकिन ऐसी रील मत बनाइए कि कहीं कहीं जान पर नौबत आ जाती है, किसी के कहीं अश्लील कंटेंट कोई फ्लोट कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वायरल होना है। ये वायरल होने का जो रोग है, इससे आगे बढ़कर रील बनाइए तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं, और ये खबर उस पहल से जुड़ी है जो बच्चों के एक तरह से भले के लिए की जा रही है, और जिससे बच्चों के अंदर जो धार्मिक ज्ञान है उसका प्रवाह और अच्छा होगा। उन्हें धर्म से जुड़ी बातें भी समझ में आएंगी, और सिर्फ बातें नहीं समझ में आएंगी बल्कि उसका अर्थ और उसका कारण भी समझ में आएगा। क्या फैसला लिया गया है, कहाँ लिया गया है, चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवद गीता के श्लोक अब गूंज रहे हैं। सुबह जब प्रार्थना सभा होती है तो गीता के श्लोकों का अर्थ बताया जाता है, प्रार्थना सभा में श्लोकों को गाया जाता है, बच्चों से गवाया जाता है, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। हर दिन गीता के श्लोक और उनका अर्थ ही नहीं, बच्चों को इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया जा रहा है। यानी सिर्फ पाठ नहीं हो रहा है बल्कि उसके अंदर की जानकारी, उसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया जा रहा है, जिससे बच्चों का जो रुझान है वो धर्म के प्रति भी बढ़े और उन्हें पूरी इसकी जानकारी भी हो। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहुत पॉजिटिव खबर है ये पॉजिटिव खबर आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप भी समझें और अपने बच्चों को शायद आप भी अब श्लोक पढ़वाएं या उन्हें सिखाएं। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए स्कूल में गीता के श्लोक सुनाए जा रहे हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। सभा में कैसे गीता श्लोक का उच्चारण हो रहा है, बच्चे साथ में उसे गा रहे हैं और सिर्फ इसे दोहराया नहीं जा रहा है, इसका अर्थ भी बताया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप सुनिए कैसे टीचर, फुल फ्रेम करिए तस्वीरों को, कैसे टीचर एक एक श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, सुनिए जरा। तो देवभूमि में धर्म ज्ञान को अब बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जा रहा है, क्या फैसला लिया गया है। हमने आपको तस्वीर तो दिखा दी, अब फैसला भी जरा डिटेल में बता देते हैं। चलिए, उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूलों में प्रार्थना सभा में गीता के श्लोकों को शामिल कर लिया है और गीता के श्लोक सुनाने के साथ बाकायदा अर्थ भी बच्चों को समझाया बताया जा रहा है। गीता के श्लोकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया जा रहा है। पाठ्यक्रम में गीता और रामायण को शामिल किया गया, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें शामिल किया गया, जिससे जीवन जीने की जो कला है, जो हमारे धर्म में लिखी हुई है, वो
बच्चे सीख पाएं, उसे आत्मसात कर पाएं। और इसको लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। हमने एक टास्क दिया है अपने SCRT को कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवत गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जितने भी स्कूल हैं उसमें सुबह जितनी पीरियड होती है स्कूलों में, उसमें भगवत गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और ये इसका आदेश भी हमने कर दिया है और बहुत अच्छा बच्चों को भी लग रहा है, टीचर्स को भी लग रहा है, अभिभावकों को भी लग रहा है। कल शिक्षा मंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसे ये एक पॉजिटिव पहल भी कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है, दोनों को सुनिए। तो हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए, हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। एक तरफा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही तरफ चल रहे हैं। इसमें जो दूसरे ग्रंथों में भी कोई अच्छी बातें हैं उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। काम यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। अब देखिए, ये गीता के ज्ञान को भी भगवाकरण कह रहे हैं। अब इसका लिए क्या किया जा सकता है? इस तरह की सियासत का तो कोई इलाज नहीं है। पॉजिटिव खबर है, आप भी अपनाइए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।